24 घंटे रसोई में नजर रखने वाली सास। ये लेकर गर्मा अजवाइन की पूरी और साथ में आलू की सब्जी। माँ ये तो बहुत टेस्टी है। वैसे पुलाव कहाँ है और रायता, और मेरा हलवा भी नहीं दिख रहा। ये सब मैंने नहीं बनाया। माँ आप तो जानती हो ना कि मुझे हर संडे अपनी स्पेशल वाली थाली चाहिए होती है। बाकी दिन तो मैं 1-2 सब्जी से काम चला लेती हूँ, लेकिन संडे ऐसा नहीं होता। दादी माँ को कुछ बोलिए ना। अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझ बुढ़िया को जो मिल जाता है मैं तो राम का नाम लेकर खा लेती हूँ। साक्षी उदास चेहरा लेकर खाना खाने लगती है, जिसे देख मनोरमा रसोई में जाती है और अंदर से पुलाव, रायता और हलवा लेकर आती है। ये देख साक्षी, अरे माँ आपने तो सब कुछ बनाया है, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तेरी दादी के कहने पर। ओ दादी, अब तो आप भी प्रैंक करने लग गई हो। साक्षी की बात सुनकर मनोरमा और कौशल्या हंसने लगती हैं। भरपेट अपना मनपसंद खाना खाने के बाद साक्षी हलवे से अपना मुंह मीठा करती है। माँ हलवा तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसमें किशमिश क्यों नहीं है? आप तो जानती हो ना कि मुझे हलवे में किशमिश कितनी अच्छी लगती है। बेटा किशमिश खत्म हो गए थे। साक्षी बेटा, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसे खाने की आदत डाल। कहीं पता चले कि ससुराल में तुझे ऐसा कुछ भी ना मिले, तेरी सास कंजूस निकली तो। दादी माँ ऐसा क्यों होगा? मेरी ससुराल वाली भी तो हमारी तरह ही है पैसों के मामले में, और मेरे होने वाले हस्बैंड की सैलरी भी तो इतनी अच्छी है। मुझे तो लगता है कि यहाँ से डबल मिलेगा मुझे। खाना खाने के बाद साक्षी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसके फोन पर उसके होने वाले हस्बैंड मोहित का कॉल आ रखा है, जिसे देख साक्षी मोहित को कॉल करती है। अरे मैडम जी क्या कर रही हो, कब से कॉल कर रहा था? अरे वो मैं खाना खा रही थी ना, और फोन कमरे में था। अच्छा तो क्या क्या बनाया आज मेरी सासू माँ ने? पुलाव, हलवा, पूरी, सब्जी और भी काफी सारी चीज थी। लेकिन इतना सब कुछ क्यों? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? हमारे घर में तो हर संडे इतना ही स्पेशल खाना बनता है, और दोनों में भी हम ये सब खा लेते हैं। वैसे तुमने क्या खाया? माँ ने घिया चने की दाल की सब्जी बनाई थी। तुमने कल भी तो घिया ही खाया था। तुम्हारे घर में पनीर, छोले भटूरे, पुलाव ये सब नहीं बनता क्या? बनता है ना, लेकिन तुम तो जानती हो कि माँ की उम्र हो चुकी है और उनसे ज्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होया जाता। कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगी ना तो हर दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाऊंगी। काश ऐसा कुछ हो पाता। यूं ही समय गुजरता है और अब मोहित और साक्षी की शादी के दिन करीब आने लगते हैं, और आज आखिरकार मोहित और साक्षी की शादी हो जाती है। और आज शादी के बाद साक्षी का उसके ससुराल में पहला दिन और साथ ही पहली रसोई की रस्म भी होती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर न लगे। तुम तो काफी जल्दी उठकर तैयार हो गई। माँ जी आज मेरी पहली की रस्म है ना, इसलिए, और मैंने ये भी सोच लिया है कि मुझे क्या क्या बनाना है। मैं मिक्स वेज, शाही पनीर, बटर मसाला, नान, पुलाव और साथ में खीर भी बनाऊंगी। 4 लोगों का खाना बनाना है, 400 का नहीं। और क्यों इतनी मेहनत करनी? अभी तो तुम्हारी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। सिर्फ एक सब्जी और साथ में पराठा बना लेना, ठीक है? अपनी सास सरस्वती की बात सुनकर साक्षी रसोई में आती है और खाने की तैयारी करने लगती है। यार मेरी सास कितनी अच्छी है, उन्हें मेरा कितना ख्याल है। कहीं मैं थक ना जाऊं, इसीलिए उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बनवाया। साक्षी गुनगुनाते हुए खाना बना ही रही होती है कि तभी साक्षी की जेठानी अनीता रसोई में आती है। ये क्या, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में दम आलू बना रही हो? लगता है माँ जी ने कहा है। हाँ भाभी, वो अभी शादी की थकान नहीं उतरी है ना, इसीलिए माँ जी ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बनवाया। माँ जी कितनी अच्छी है ना। अभी नहीं होना, इसीलिए माँ जी अच्छी लग रही हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे भाभी मोहित ने मुझे बताया था कि आप जेठ जी और बच्चों के साथ अलग रहती हैं। आप यहाँ माँ जी के साथ क्यों नहीं रहती? खामखा किराए में कितने पैसे बर्बाद कर रही हैं। वो क्या है ना, मुझे यहाँ रहकर अपना दिमाग नहीं खराब करना। मुश्किल से यहाँ निकली हूँ, दोबारा यहाँ आकर नहीं फंसना। इतना कहकर अनीता चली जाती है, जिसे देख साक्षी, भाभी को क्या हुआ? लगता है इनकी माँ जी से बनती नहीं होगी। वैसे भी भाभी कितनी अजीब है। मैं तो अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चलकर उनकी सेवा करूंगी। अब साक्षी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अब सभी को खाना परोसती है। सभी को साक्षी के हाथ का खाना पसंद आता है। तो वहीं सरस्वती, बहू खाना तो अच्छा बना है, लेकिन तुमने घी लगा दिया है। एक पराठे पर 3 पराठे के बराबर जितना घी लगा है, और सब्जी में भी तुमने खड़े मसाले डाले। खड़े मसाले तो खास सब्जियों में ही डलते हैं हमारे यहाँ। इन चीजों को ध्यान रखना। जब तक तुम कम से कम चीजों का इस्तेमाल कर रसोई नहीं चलाओगी, तब तक अच्छी गृहिणी कैसे बनोगी? फिर शुरू हो गया इनका प्रवचन। पता नहीं क्या ही होगा इस बेचारी का।
खाना खाने के बाद साक्षी की जेठानी अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मटर पनीर के साथ साथ आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ, माँ जी को खूब पसंद आएगी मेरे हाथ की आलू गोभी की सब्जी। साक्षी आज रात के खाने में मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही होती है। सब्जी काटते काटते साक्षी जैसे ही सामान लेने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे उसकी सास खड़े खड़े उसे घूर रही है। अपनी सास को अचानक देखकर साक्षी घबरा जाती है और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बहू, मैं तो बस देख रही थी कि तूने खाना कैसे बनाती है। वैसे क्या बना रही है आज खाने में? तूने मुझसे पूछा नहीं, और ये गैस पर इतना मसाला क्यों गिरा रखा है? इस तरह मसाले बर्बादी हो रही है। पता है ना मसाले कितने महंगे मिलते हैं। वो तो गलती से हाथ से गिर गया। वैसे मैं मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी, वो भी एक साथ एक वक्त पर? बहू, हमारे यहाँ एक वक्त पर एक ही सब्जी बनती है। ये 2 सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता है ना पनीर और गोभी के दाम कितने तेज चल रहे हैं। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से सब्जी बच जाती है सो अलग। एक वक्त पर एक ही सब्जी बना। इतना कहकर सरस्वती प्लेट में रखे हुए पनीर को ले जाकर फ्रिज में रख देती है और अब साक्षी को आलू गोभी बनाना पड़ता है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। साक्षी रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी घर के बाहर एक बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि। अरे कोई इस बाबा का पेट भर दो, ऊपर वाला तुम्हारा पेट हमेशा भरा रखेगा। बाबा की आवाज सुनकर रोटी बनाते बनाते सेजल 4 रोटी लेती है और उस पर ढेर सारी सब्जी डालकर बाबा के पास जाने लगती है कि तभी सरस्वती, ये 4 रोटी और इतनी सारी सब्जी किसके लिए ले जा रही है तू? माँ जी बाहर बाबा आए हैं ना, उन्हें देने के लिए। तेरे हाथ में रसोई रहेगी ना तो हफ्ते भर में ही तू महीने भर का राशन खत्म कर देगी। अरे बाबा को देने के लिए पूरे मोहल्ले वाले हैं, तो तू क्यों इतनी बड़ी दानवीर बन रही है? एक रोटी और जरा सी सब्जी काफी है। सरस्वती एक रोटी लेती है और उसमें थोड़ी सी सब्जी डालकर बाबा को दे देती है। ये देखकर साक्षी को काफी अजीब लगता है और अब यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। हे भगवान, बाहर इतना उजाला हो रहा है लेकिन फिर भी इसने पूरे घर की लाइट जला रखी है। ऐसे तो मेरे बेटे की सारी कमाई बिजली के बिल में ही उड़ जाएगी। साक्षी बहू, अरे ओ साक्षी बहू, जरा बाहर तो आना। अपनी सास की आवाज सुनकर साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है। हाँ माँ जी, बहुत दिवाली जा चुकी है और तूने ये घर की सारी लाइट को खुशी में जला रखी है। बाहर का उजाला तेरे लिए काफी नहीं है क्या? माँ जी, इतनी सुंदर सुंदर लाइट तो जलाने के लिए ही तो लगवाई है ना, इसीलिए मैंने जला दी। बहू, हमारे आंगन में जरूर मनी प्लांट लगा है, लेकिन उसमें सच में पैसे नहीं आते हैं। दिन में सिर्फ एक लाइट जलेगी, समझी? और रात में भी जरूरत हो तो ही लाइट जलाना, वरना इतना ही अंधेरा नहीं है घर में। इतना कहकर सरस्वती सारी लाइट बंद कर देती है। तो वहीं साक्षी को अपने सास का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। साक्षी मोटर चलाकर भूल जाती है और अपने कमरे में जाकर मूवी देखने लगती है। तभी सरस्वती को जब पानी की मोटर की आवाज आती है और वो छत पर जाकर देखती है तो पूरी छत पानी से भरी हुई थी। तो वो साक्षी पर काफी गुस्सा करने लगती है। तुझे मोटर फुकवानी है तो ऐसे ही बता दे। अरे तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं? जब से आई है बस नुकसान करे जा रही है। सरस्वती साक्षी को काफी सुनाती है, जिससे साक्षी को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, ये नया वाला घी का डिब्बा कहाँ है? इन्हें रूखी रोटी दूंगी तो लंच टाइम तक तो बिल्कुल सूख जाएगी। साक्षी अपने सास के कमरे में जाती है और जब वो उसे घी के नए डिब्बे के बारे में पूछती है तो सरस्वती उसकी आंखों के सामने अपने अलमारी के लॉकर से घी निकालती है और किचन में जाकर दूसरे डिब्बे में थोड़ा सा घी डाल देती है। ये ले साक्षी बहू, मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब ये घी तुझे 2 हफ्ते तक चलाना है। लेकिन माँ जी, इस तरह घी लॉकर में कौन रखता है? अरे बहू, किचन की खिड़की खुली रहती है तो कभी बिल्ली आ गई तो घी में मुंह मार दिया तो कितना नुकसान होगा ना। वैसे भी आज के समय में घी सोने चांदी से कम नहीं है। बीतते समय के साथ साथ साक्षी को ये बात समझ में आने लगी थी कि उसकी सास एक नंबर की कंजूस औरत है। तो वहीं आज जब सब्जी में गलती से साक्षी से थोड़ा ज्यादा तेल गिर जाता है तो पूरी सब्जी तेल में पकाई है क्या तूने? घर में पानी नहीं है? इतना तेल तो मैं 4 सब्जियों में डालकर पकाती तो भी बच जाता। अरे माँ, तो क्या हुआ? थोड़ा तेल ज्यादा हो गया तो रोज थोड़े ना होता है। ये गलती भी तो रोज के बराबर ही करती है, पता नहीं क्या होगा इसका। साक्षी को अपनी सास की बातों का काफी बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जिसे देख मोहित, अरे तुम तो जानती हो ना माँ का बर्ताव, अब क्यों उदास बैठी हो? उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो।
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ इतनी कंजूस है। पता है, जब भी रसोई में जाती हूँ तो पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ सब्जी में ज्यादा तो नहीं डाल दिया। एक तो कंजूस, ऊपर से 24 घंटे तुम्हारी माँ मुझ पर नजर रखती हैं। छोड़ो ना, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। जैसे तैसे कर मोहित साक्षी को मना ही लेता है, लेकिन अब तो ये सब रोज का हो गया था। चलो, चावल तो बन गए, फटाफट आटा गूंथ लेती हूँ, फिर सब्जी भी बनानी है। साक्षी किचन में आराम से खाना बना रही होती है कि तभी अचानक सरस्वती फिर से साक्षी के पीछे खड़ी हो जाती है, जिसे देख साक्षी काफी घबरा जाती है। माँ जी, आप बार बार मुझे इस तरह डरा क्यों देती हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? मैं तो बस पीछे आकर खड़ी थी, इसमें डरने वाली क्या बात है? मेरे लिए चाय बना दे, और हाँ, दूध आधा कप जितना ही डालना। इतना कहकर सरस्वती बाहर आ जाती है। साक्षी सरस्वती को चाय देकर साक्षी दोबारा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है कि तभी सरस्वती बार बार किचन के चक्कर काट रही थी। ये देख साक्षी, माँ जी क्या हुआ है आपको? बार बार किचन में आ रही हैं, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो बस ऐसे ही चक्कर काट रही हूँ। अब क्या है, मैं अपने ही घर में किचन में नहीं आ सकती क्या? चक्कर काटते काटते सरस्वती बार बार साक्षी के पास जाती और उसके खाना बनाने का तरीके को देखती है। क्या मुसीबत है, माँ जी तो बिल्कुल सर पर ही खड़ी हो गई हैं। इस तरह से तो मैं खाना ही नहीं बना पाऊंगी। साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तो वहीं जब खाने में मसाले डालने की बारी आती है तो तभी साक्षी की सास, साक्षी बहू ये क्या कर रही है? इतनी हल्दी कौन डालता है? और ये तूने धनिया पाउडर तो इतनी जल्दी खत्म कर दिया। जब रसोई मेरे हाथ में थी ना, तो ये सारे मसाले महीने महीने तक चलाती थी मैं। सरस्वती का बार बार टोकना और 24 घंटे नजर रखने की वजह से साक्षी को खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी। जब एक दिन साक्षी फ्रिज में से सभी थोड़ी थोड़ी बची हुई सब्जियों को मिलाकर मिक्स वेज बनाती है तो फ्रिज में बैंगन, गोभी और मटर थी, कहाँ गई? माँ जी थोड़ी थोड़ी बच रही थी तो मैंने सबको मिलाकर एक ही सब्जी बना दी। तेरा दिमाग तो खराब है नहीं है? वो 3 सब्जी 3 दिन चलती। अरे तू तो मुझे लुटवा कर ही मानेगी। साक्षी अपनी सास की कंजूसी और नजर रखने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। तो वहीं समय गुजरता है और आज सरस्वती का जन्मदिन होता है, जिसमें उसके बड़े बेटे बहू भी आते हैं। मैं आपके लिए आपका फेवरेट फ्लेवर का केक लेकर आया हूँ, वो भी बड़ी वाली दुकान से। कोई छोटा आधे किलो का केक ले आता, ये 4 किलो का केक लाने की क्या जरूरत थी? तू तो बस पैसे ही बर्बाद करता रही हो। कहा था इन्हें मैंने कि 20 रुपए वाली पेस्ट्री ले लो, लेकिन इन्हें ही अपनी मांस पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। देखा अब कैसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। केक काटने के बाद साक्षी रसोई में जाकर खाने की तैयारी करती है कि तभी अनीता भी रसोई में आ जाती है। तो कैसी कट रही है माँ जी के साथ? उनका नजर रखना 24 घंटे, टोकन कैसा है सब? मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता है माँ जी चील की तरह निगाह रखती हैं मुझ पर और हर चीज में टोका टाकी करती हैं। काश हम भी आपकी तरह अलग रह पाते, लेकिन इस उम्र में माँ जी को छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं है। साक्षी की हालत पर अनीता को भी तरस आने लगता है, लेकिन अब वो भी बेचारी क्या ही कर सकती थी। खाना खाने के बाद साक्षी अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसे भूख लगती है और जब वो बचा हुआ केक खाने के लिए किचन में आकर फ्रेश होने लगती है तो देखती है कि फ्रिज लॉक है। ये देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कंजूसी की भी हद होती है। इतनी देर रात आप मुझ पर नजर नहीं रख सकती, इसलिए आपने फ्रिज ही लॉक कर दिया कि ताकि मैं रात को उठकर केक भी ना खा पाऊं। साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और यूं ही समय गुजरता रहता है। ये तो 2 दिन पुरानी भिंडी की सब्जी है, इसे तो मैं खाना ही भूल गई। अब तो काफी बासी हो चुकी है। इससे पहले माँ जी इसे देखें, इसे फेंक देती हूँ। सबसे पहले साक्षी उस बासी भिंडी को कूड़ेदान में डालती है कि तभी वहाँ अचानक सरस्वती प्रकट हो जाती है। बहू इस तरह खाने की बर्बादी नहीं करते, माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाएंगी। एक काम कर, आज दोपहर में सब्जी रहने दे, इसे ही खा लेंगे हम। ये माँ जी है या कोई भूत जो हर जगह कैसे टपक जाती हैं? हॉलीवुड मूवी में भी हीरो हीरोइन इतनी जल्दी से टेलीपोर्ट नहीं होते जितनी जल्दी माँ जी यहाँ आ जाती हैं। साक्षी सारे काम निपटाकर रसोई में आकर बर्तन धो रही होती है कि तभी और बर्तन लेने के लिए साक्षी जब पीछे फ्रिज की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि तड़की के कोने में उसकी सास खड़ी खड़ी उसे देख रही है, जिसे देख साक्षी के हाथ से कटोरा छूटकर गिर जाता है। मुझे तो लगता है एक दिन तू घर के सारे बर्तन तोड़ देगी और तेरे हाथों में जान नहीं है, जो बार बार चीज तेरे हाथ से छूट जाती है। अपनी सास को यूं अपने पीछे खड़ा देखकर साक्षी के तो होश उड़ जाते हैं। तो वहीं आज सरस्वती किसी काम से घर से बाहर निकली होती है कि तभी साक्षी, चलो माँ जी तो 1 घंटे से पहले आने से रहीं। एक काम करती हूँ, मैगी बनाकर खा लेती हूँ। अच्छा हुआ कल रात को ही मेरे लिए ये मैगी लेकर आए थे। इससे पहले साक्षी किचन में मैगी बनाती कि तभी साक्षी की नजर किचन की खिड़की पे जाती है। रोड के उस पार साक्षी की सास खड़े खड़े किचन को खिड़की से साक्षी पर नजर रखी हुई थी। ये देखकर साक्षी के डर के मारे अब हाथ पैर कपकपाने लगते हैं।
ये मेरी सास है या विक्रम बेताल वाला भूत जो 24 घंटे मेरे सर पर ही मंडराती रहती है। ऐसी अब कुछ समय गुजर जाता है। गली में सब्जी वाला आया होता है, जिसे देख साक्षी सब्जी लेने के लिए जाती है। भाई साहब, ये मटर कैसे दिए हैं और गाजर? बहन जी बिल्कुल ताजा ताजा माल लाया हूँ मंडी से। गाजर 30 रुपए किलो है और मटर 25 रुपए किलो। आप तो बिल्कुल सही दाम में दे रही हो, वरना मेरे उधर तो 40 रुपए से कम की मटर आती ही नहीं थी। एक काम करो, 1 किलो मटर और 1 किलो गाजर दे दो। ठंड आ रही है ना, इनके लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। इससे पहले साक्षी उस सब्जी वाले से सब्जी लेती कि तभी वहां सरस्वती आ जाती है। अरे बहू, ये क्या, तू इतनी महंगी सब्जी ले रही है? चल मैं तुझे इससे सस्ते दाम में सब्जी दिलवाऊंगी। 10 रुपए किलो मटर और 15 रुपए किलो गाजर। ये ठेले वाला भी तो सही दाम दे रहा है सब्जी माँ। इनका काम तो बस लूटने का है। तू चल मेरे साथ। सरस्वती सब्जी का थैला उठाती और अपनी बहू को लेकर पैदल पैदल ही 4 से 5 किलोमीटर दूर बनी सस्ती मंडी में जाती है। सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए आप मुझे इतनी दूर पैदल तक ले आई हैं। कम से कम अब आप वापस रिक्शा से ले जाते, मुझसे और नहीं चला जाएगा। मैं बुढ़ी होकर इतना आराम से इतनी दूर आ गई हूँ, लेकिन तू जवान होकर 4 कदम तक नहीं चल पा रही। तुम जवान जो हम बूढ़ों से भी गए गुजरे हो। अपनी सास की बात सुनकर साक्षी काफी परेशान हो जाती है। तो वहीं अब जब रात साक्षी सो रही होती है कि तभी वो सपने में देखती है कि उसकी सास की लंबी लंबी आंखें उसका पीछा कर रही हैं और वो किचन में इधर उधर भाग रही है। तेरी हिम्मत कैसी हुई? तूने दूध कैसे गिराया? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने गलती से गिरा दिया था, जानबूझकर नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए। अपनी सास की लंबी लंबी आंखें देख देख कर साक्षी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साक्षी जमीन पर बैठकर सिर नीचे कर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी अचानक साक्षी की आंखें घबराकर खुलती हैं तो अपने आप को बिस्तर पर पाती है। इतना भयानक सपना, मेरे तो अभी भी पसीने छूट रहे हैं। हे भगवान, कहीं सपना सच ना हो जाए। साक्षी इस सपने से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। अगले दिन साक्षी अपने लिए दोपहर में दूध वाली चाय बना रही होती है कि तभी हमेशा की तरह सरस्वती अचानक रसोई में टपक पड़ती है। सुबह दूध की चाय बनती है, काफी नहीं है क्या? अगर इतना ही चाय पीने का मन हो रहा है तो काली चाय बना लिया कर। पता है दूध 60 रुपए लीटर है, कहाँ पहले 10 रुपए में दूध आ जाता था। जरा ध्यान रख बहू। सरस्वती की कंजूसी और 24 घंटे नजर रखने की वजह से धीरे धीरे साक्षी का खाना पीना पूरी तरह से छूट रहा था, जिससे वो परेशान होकर आज फिर से मोहित से बात करती है। मोहित, मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, कुछ तो करो। ऐसा लगता है माँ जी 24 घंटे बस मुझे कहीं ना कहीं से देख रही है। साक्षी, ये तुम्हारा वहम है। तुम थोड़ी देर सो जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। भाभी की तरह मुझे भी यहाँ से जाना है। साक्षी मोहित की बातें सरस्वती कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही होती है कि तभी साक्षी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो अपनी सास को देखकर साक्षी हैरान हो जाती है। माँ जी, ये क्या है? आप कान लगाकर अपनी बहू बेटे की बातें सुन रही थी? अच्छा हुआ सुन लिया। तू मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है। बड़ी बहू ने तो ऐसा कर दिया, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और अब आए दिन साक्षी को अपनी सास की घूरती हुई लंबी आंखों का सपना आता है। साक्षी अपने इस भयानक सपने की वजह से इस कदर डिप्रेशन में चली जाती है कि उसे बार बार अपनी सास की उन्हीं लंबी लंबी आंखों का इल्यूजिनेशन होने लगता है। चलो, खाना तो बन गया, लेकिन आज गलती से फिर से सब्जी में तेल ज्यादा हो गया है। एक काम करती हूँ, एक्स्ट्रा तेल निकाल देती हूँ। कहीं माँ जी ने देख लिया तो फिर से बवाल मचा देंगी। चम्मच लेकर साक्षी सब्जी में से एक्स्ट्रा तेल कटोरी में निकालने लगती है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। साक्षी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ठीक उसके पीछे उसकी सास की वही लंबी लंबी आंखें जो उसे घूर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नहीं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। डर से साक्षी अपनी आंखें बंद कर देती है और जब कुछ देर बाद खोलती है तो देखती है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। हे भगवान जी, ये मुझे क्या होने लग गया है? कहीं मुझे हालुसिनेशन तो नहीं हो रहा है? ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली संगीता साक्षी के घर आज थोड़ी चीनी मांगने के लिए आई होती है। थोड़ी चीनी मिलेगी? वो इन्हें हलवा खाना था और चीनी खत्म हो गई है। मैं शाम को वापस कर दूंगी। साक्षी कुछ कहती कि तभी साक्षी को फिर से संगीता के पीछे अपनी सास की वही घूरती हुई लंबी लंबी आंखें दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। साक्षी घबराकर अपने कमरे में आ जाती है तो वहीं संगीता को भी यह सब काफी अजीब लगता है। इसी तरह साक्षी रसोई में बर्तन धो रही थी कि तभी फिर से रसोई में सरस्वती आती है। 1 हफ्ते पहले ही तुझे साबुन दिया था और तूने इतनी जल्दी साबुन खत्म भी कर दिया। कम से कम 15 दिन चलाया कर एक साबुन। आंखों के सामने फिर से अपनी सास को देखकर साक्षी घबराकर अपने कमरे में चली जाती है
और दरवाजे बंद कर देती है। साक्षी अब इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो सबसे छुप छुप कर डिप्रेशन की पिल्स लेने लगी थी। तो वहीं एक दिन साक्षी को बाजार में उसकी जेठानी मिलती है। साक्षी, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कितनी दुबली पतली हो गई हो, और ये आंखों के नीचे काले काले गड्ढे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इससे पहले साक्षी अनीता को कुछ कहती कि फिर से साक्षी को एक बार फिर अपनी सास की आंखें दिखाई देने लगती हैं। ये देख साक्षी वहां से भाग जाती है। ये भगवान, साक्षी को क्या हो गया है? इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे मोहित से इस बारे में बात करनी होगी। साक्षी की हालत दिन पर दिन अब बिगड़ती ही जा रही थी। साक्षी किचन में काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से घबराहट की वजह से ऑलिव ऑयल की महंगी बोतल छूटकर टूट जाती है। ये तो 800 रुपए के तेल की बोतल थी। अब मैं क्या करूं? अगर माँ जी को पता चल गया कि मुझसे इतना महंगा नुकसान हो गया तो माँ जी तो मुझे जान से ही मार देंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी जल्दी जल्दी घबरा कर उस कांच की बोतल को उठाने लगती है, जिससे उसके हाथ में भी कट लग जाता है। लेकिन साक्षी को तो न जाने कैसा जुनून सवार था कि उसे अपने दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता कि तभी देखते ही देखते साक्षी की आंखों के सामने वहीं उसकी सास की लंबी लंबी आंखें आ जाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। प्लीज यहाँ से चली जाइए, चली जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगी, चली जाइए। तूने फिर से इतना नुकसान कर दिया। तुझे एक बार में मेरी बात नहीं समझ आती ना? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सरस्वती की वो लंबी लंबी घूरती हुई आंखें अब गोल गोल साक्षी के इधर उधर घूमने लगती हैं और वो उसे जकड़ लेती हैं, जिससे साक्षी बहुत तेज चिल्लाती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। साक्षी की चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहित जल्दी से किचन में आता है और उसे बेहोश देख जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। तो वहीं जब ये बात अनीता को पता चलती है तो वो भी अपने पति सूरज के साथ जल्दी से घर आती है। देखिए, इनकी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। मैंने इन्हें पहले ही डिप्रेशन की गोलियां लेने से मना किया था, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें लेनी ही पड़ती थी। आप लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए था। कैसे पति हैं आप? ऐसी हालत में कौन इतनी लापरवाही करता है? क्या क्या कहा आपने? डिप्रेशन की गोलियां? लेकिन साक्षी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर, वो डिप्रेशन की गोली लेती क्यों थी? देखिए, एक्चुअली साक्षी को इल्यूजिनेशन होते थे। उसने बताया कि हर वक्त कोई उसे घूरता रहता है। अगर ऐसा ही रहा तो साक्षी की मेंटल हेल्थ और खराब हो सकती है और भगवान न करे हमें साक्षी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की नौबत आई। फिलहाल मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा चेकअप के लिए। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार काफी परेशान हो जाता है। वहीं कुछ देर के बाद जब साक्षी को होश आता है और वो सबके साथ खड़ी अपनी सास को देखती है तो फिर से घबराने लगती है। चली जाइए, मुझे देखना बंद करिए, चली जाइए यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? कौन देख रहा है तुम्हें साक्षी? माँ जी मुझे कैसे लंबी लंबी आंखों करके घूरती रहती है, वो मुझे इन आंखों से खा जाएंगी। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। माँ जी, भगवान के लिए कमरे से बाहर चली जाइए, पता नहीं क्या हो गया है साक्षी को। सूरज सरस्वती को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है तो वहीं साक्षी की हालत अभी भी काफी खराब होती है। वो देखो, माँ जी मुझे कैसे कमरे की खिड़की से घूर कर देख रही हैं। अब उनकी आंखें दरवाजे पर हैं। अरे नहीं, वो तो मुझे टेबल के नीचे से घूर कर देख रही है। साक्षी इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो दोबारा बेहोश हो जाती है। तो वहीं साक्षी की ऐसी हालत देखकर अनीता सब समझ जाती है और वो बाहर में बैठी अपनी सास के पास जाती है। तो वहीं सूरज और मोहित भी साक्षी के कमरे में छोड़कर हॉल में आ जाते हैं। अब तो आप बहुत खुश होंगी ना साक्षी की ऐसी हालत करके? अपनी कंजूसी और 24 घंटे की नजर रखना, देख लिया इसका नतीजा। साक्षी की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि कल को उसको मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त रहते मैंने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन बेचारी साक्षी ये नहीं कर पाई। अनीता की बातें सुन सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज सब अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया। माँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो फिर क्यों इतनी कंजूसी और क्यों 24 घंटे किसी पर नजर रखती हो? काश मैं भी साक्षी की बात मानकर ये घर पहले ही छोड़ देता तो आज मेरी बीवी की ऐसी हालत नहीं होती। अब मैं और साक्षी इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी इसी कंजूसी और नजर रखने की वजह से ही पापा भी हमें छोड़कर मर गए। बस करो तुम लोग, जानना चाहते हो ना क्यों मैं ये सब करती हूँ? तो सुनो, मेरा पूरा बचपन गरीबी में ही गुजर गया। शादी करने के बाद तुम्हारे पापा की वजह से जब मुझे ये सब कुछ मिला तो मैं अंधाधुंध खर्च करने लग गई। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही थे और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तुम्हारे पापा को एक भयंकर बीमारी हो गई और उनका इलाज करवाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मैं ही जानती हूँ कि कैसे मेहनत करके मैंने ये सब पैसे जोड़े हैं। ये सब मैं बचत के लिए करती थी ताकि बुरे वक्त में हमारे ही काम आ सके। मैं जानती हूँ कि इस तरह से बचत करने का तरीका गलत था, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। सरस्वती की बात सुनकर सभी काफी हैरान थे।
तो वहीं अब डॉक्टर के कहने पर मोहित साक्षी को अस्पताल में एडमिट करवा देता है। 2 से 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद साक्षी ठीक हो जाती है और इस बीच सरस्वती साक्षी से बिल्कुल नहीं मिलती और उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे ही साक्षी ठीक होकर वापस अपने घर आती है तो सरस्वती अपना सामान पैक करके जाने लगती है। ये देखकर साक्षी, माँ जी, आप इस तरह सामान बांधकर कहाँ जा रही हैं? आपकी बहू आ गई है अब। मैं तो यहाँ तेरे आने से पहले ही जाना चाहती थी, लेकिन तू थोड़ी जल्दी आ गई। अब मैं जा रही हूँ। मेरी वजह से तेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। मैं नहीं चाहती दोबारा ऐसी हो जाए तेरी हालत। गांव में हमारा छोटा सा घर है, मैं वहीं रह लूंगी और दोबारा तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि जो हुआ वो सही नहीं था और भाभी ने मुझे आने से पहले इन सब का कारण भी बताया। आप अपनी जगह सही थी, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। पर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी चीज और क्या ही हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर जाएं। हम सब यहाँ एक साथ मिलकर अच्छे से रह सकते हैं। साक्षी की बात सुनकर सरस्वती की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद अब सरस्वती अपनी कंजूसी छोड़ देती है और साथ ही अपनी बहू पर 24 घंटे नजर रखना भी। और साक्षी अपने तरीके से रसोई और अच्छे से घर संभालती है। तो वहीं समय बीतने के साथ साथ सब कुछ अच्छा होता देख अब सनीता और सूरज भी अपना किराए का घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।